स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, अ कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट, a force of friction develop between the surface of their contact is called friction force. Friction force is always opposing force. अगर तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो उनके सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, अप्लाइड फोर्स अगर हमारी राइट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट ए। नॉर्मल रिएक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट होता है। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की रीज़न है कि द सरफेस विच लुक्स वेरी स्मूथ, अगर उसे हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उस सरफेस में रफनेस दिखाई देते हैं, छोटे छोटी इरेगुलरिटीज इस टाइप की दिखाई देती हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट ये था, एक बी था, जब इन दोनों को एक दूसरे के एंगेस्ट प्रेस किया या फिर एक दूसरे पर रखा तो उनकी जो इरेगुलरिटी थी, रफनेस थी, उसकी वजह से वो दोनों सरफेस इंटरलॉक हो गए। सो द इंटरलॉकिंग इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। So now we will understand the types of friction. एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको हम कहेंगे कि उन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट को इसकी रेस्ट पोजीशन से मूव कराने के लिए, when objects just start about to move, that time the force of friction come into play is called limiting friction. And one object is in motion over the surface of other object, the force of friction is kinetic friction. So friction is of various type, so let us learn what they are. Static friction, when object is resting over the other object. Limiting friction, when one object is just about to move. और kinetic friction, when the one object is moving over the surface of other. तो इनको हम डिनोट कैसे करेंगे? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे न्यू एस और आर। हमारे पास ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला आ गया। तो अगर हम न्यू एस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को हम एम जी ले सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को के कोफिशिएंट को भी हम न्यू एस से रिप्रेजेंट करेंगे और इससे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें पूछेंगे। बट लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एफ के इसको न्यू के हम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से तीनों टाइप की फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस जो है उनके लिए फॉर्मूला सेम है बट सबस्क्रिप्ट चेंज हो गया और उनकी जो स्टेट ऑफ मोशन है दैट वुड ऑल्सो बी डिफरेंट। तो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, एज इट इज क्लियर फ्रॉम देयर नेम। स्लाइडिंग मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड कर रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन। सो लेट अस लर्न दिस थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बाय अ ग्राफिकल मेथड। सपोज वी हैव ए अप्लाइड फोर्स along the x axis, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम y एक्सिस पर लेंगे। सपोज इनिशियली फोर्स अप्लाइड इंक्रीज करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती है। अ स्टेज विल कम कि इस स्टेज तक अप्लाइड फोर्स बढ़ते जा रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। ओ से लेकर ए तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है। ये हम ग्राफिकली इसको इस तरह से समझते हैं, मीन्स कि ये एफ एस है। एट द पॉइंट ए ऑब्जेक्ट की जो स्टैटिक फ्रिक्शन है
वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गई है। जब हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लेते हैं तो फिर हम उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव। अब ए से इतनी फोर्स, वो फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन के, बिकॉज जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट पर चली जाएगी उसके बाद थोड़ी सी फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेशनरी पोजीशन से मूव कर देंगे। तो ये ओ से ए से लेकर बी तक, ये क्योंकि ये फिक्स फोर्स नहीं है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे ए से लेकर बी तक को लिमिटिंग फ्रिक्शन। बी से सी तक ऑब्जेक्ट मोशन में है। एट दैट टाइम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ के, इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो इफ द अप्लाइड फोर्स लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा। जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जब अप्लाइड फोर्स इक्वल टू द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, एट दैट टाइम ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। दीज आर द फैक्ट्स विच वी हैव टू बी keep in your mind, which will help you in your examination. Now let us learn what is angle of friction. Suppose object A is resting over the surface of object B. Weight vertically downward है और normal reaction acts always perpendicular to the surface of contact, और force of friction tangential force है, always acting along the direction opposite to the applied force. अब ये हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन में 90 डिग्री का एंगल है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है दैट इज OC। OC दोनों का रिजल्टेंट है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेट के बीच में एंगल जो बनेगा दैट वुड बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। मीन्स कि इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे तो हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इट इज़ ए टेंजेंशियल फोर्स। तो जब हम ट्राइंगल लेंगे EOC तो बेस होगा हमारा OE बेस है और परपेंडिकुलर होगा OE। तो टेंजेंट थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टेंजेंट थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हियर इज इक्वलेंट टू FO विच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन दिस नॉर्मल रिएक्शन। एज वी नो दैट F अपॉन R जो होता है वो हमारे पास फ्रिक्शन के इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे इन अदर वर्ड्स? तो शॉर्ट में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ R एंड F विच इज OC, मतलब R और एंड OC के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। The next important things which we are going to study is angle of repose. Let us we have a inclined plane. Inclined plane का जो एंगल है that is angle alpha. एक ऑब्जेक्ट inclined plane पर रखा है and it is just about to move at the verge of motion, but still it is at rest. At that time the angle made by this normal reaction which is equal to the weight of the object. अब weight is a type of force which is acting vertically downward, और इस weight को हम दो component में resolve कर देंगे। One is mg cos of alpha और vertical component mg sin of alpha. Force of friction opposite to the motion, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन हो रहा है इसके ऑपोजिट है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड डाउन कर रहा है और हमें एंगल ऑफ रिपोज कौन सा लेना है? वेट और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेट, इस एंगल को हम अल्फा लेंगे।
नॉर्मल रिएक्शन होगा R इज इक्वल टू mg cos ऑफ अल्फा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होगी, mg साइन ऑफ अल्फा के इक्वल। अब हम एंगल ऑफ रिपोज अल्फा फाइंड आउट करने के लिए F को R से डिवाइड कर देंगे, mg साइन ऑफ अल्फा अपॉन mg कॉस ऑफ अल्फा। mg से mg कट कर गया, और हमें पता है कि F अपॉन R जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है, तो हम इसको न्यू लेंगे, और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, ये नंबर 2 हो गया। बट हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आया था, दैट इज न्यू tan थीटा। तो अगर इन दोनों की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, बोथ आर इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बट रिमेंबर दैट कि जो एंगल ऑफ रिपोज है, एट दैट टाइम ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन बट एट द वर्ज ऑफ अबाउट टू मूव इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। एंड एंगल ऑफ रिपोज और इन दोनों को फ्रिक्शन को जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन।